कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए गाइस, हम लोग 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड द सेकेंड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो दोनों को कवर करने के बाद दोनों का मिक्सअप क्वेश्चन हम लाए हैं। लगभग 30-32 क्वेश्चन होगा उसको। जैसा कि हम बोले हुए थे लास्ट वीडियो में, जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का जो वीडियो था, कि अब आगे अगला जो है सो क्वेश्चन पे आएगा हम लोग का वीडियो। तो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज इज। देखिए, डायरेक्ट कूलम्ब्स लॉ पे पूछ दिया है। कूलम्ब्स लॉ जैसे कि हम लोग पढ़े हुए, कूलम्ब्स लॉ होता क्या है कि कूलम्ब्स लॉ में होता क्या है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन किसी 2 पॉइंट के बीच जो है सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ पे पूछ रहा है कूलम्ब्स लॉ के अनुसार इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 2 चार्ज के बीच में 4 ऑप्शन दिया है, क्या क्या होगा। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, नहीं होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, हाँ ये होगा। जैसा कि हम लोग डेफिनेशन में पढ़े भी थे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन चार्ज के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बी आंसर राइट होगा। सेकेंड है हमारा द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम इट्स सेंटर इज प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, जैसा कि एक सेकेंड, हाँ, जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के। लेकिन यहाँ पे कहा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पढ़े हुए हैं करंट के चैप्टर में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो डायपोल के कारण कह रहा है डिस्टेंस r पे। ठीक है, तो वो जो है सो प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/r³ के। ठीक है, 1/r³ के प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए गाइज, अगर आप लोग मेरी 2 वीडियोस नहीं देखे हैं, करेंट इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिक इलेक्ट्रिक करंट दोनों चैप्टर का, तो पहले जाके वीडियो देखिए, तब ये क्वेश्चन वाला वीडियो देखिए, तभी आपको समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। पहले वहाँ से जाके दोनों चैप्टर के, पहला चैप्टर में 3 वीडियो होगा, दूसरा चैप्टर में 1 ही वीडियो है लंबा सा। तो चारों वीडियो देखिए, थ्योरी समझिए, तब जो है सो आप ये वीडियो क्वेश्चन वाला समझ पाएंगे। तो सेकेंड में, क्वेश्चन 2 में फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन 3 है 1 वोल्ट इक्वल टू। देखिए, आप इतना बेसिक क्वेश्चन पूछा है। 1 वोल्ट क्या मतलब कि इक्वल टू कितना होगा। देखिए, पोटेंशियल का होता है यूनिट वोल्ट। पोटेंशियल में हम लोग क्या पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है सो वर्क डन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। देखिए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लाने के लिए कितना वर्क डन किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या होगा, वर्क डन बाई चार्ज। तो वर्क डन बाई चार्ज क्या होगा, वर्क डन का होता है जूल, चार्ज का होता है सी। ठीक है, चार्ज को डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट। तो 1 वोल्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा, वर्क डन बाई चार्ज, तो J/C। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा 1 J/C। ठीक है, 3 का ऑप्शन बी। चौथा है हमारा इन कूलम्ब्स, एक सेकेंड, हाँ, इन कूलम्ब्स लॉ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनल K इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट हैज यूनिट। ठीक है, देखिए, हम लोग जानते हैं कि फोर्स जो कूलम्ब्स लॉ में फोर्स का क्या होता है फॉर्मूला, K × Q1 Q2/r²। ठीक है, K जहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, तो और K का वैल्यू होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। और हम लोग जानते हैं, पढ़े हुए थे हम लोग, पिछले वीडियो में हम बताए भी थे, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.854 × 10⁻12। ऐसे यूनिट देखिए, कूलम स्क्वायर, सॉरी C² n-1 मीटर -2। ठीक है, और K का क्या होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। तो जब K को इधर लाएंगे इक्वल टू इधर, एप्सिलॉन नॉट को उधर ले जाएंगे, तब यूनिट हमारा क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट का जस्ट उल्टा। C, उस एप्सिलॉन नॉट में यूनिट क्या था, C के पावर 2, n के पावर -1, स्मॉल m के पावर -2। अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा, K का C के पावर, एक सेकेंड, हाँ, n इंटू C के पावर 2 इंटू m के पावर 2। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो C इसका आंसर होगा। मेरे ख्याल से ऑप्शन में कुछ गलती है, C आंसर होना चाहिए। यहाँ पे C के पावर 2, एक सेकेंड वेट कीजिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर, हाँ C के पावर 2, हाँ सही है, गलती कुछ नहीं है, बस सही है। ठीक है, तो और
हाँ सही है। क्वेश्चन 5 जो है तो 4 का सी हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये जो है बीच में साइन है पर है, मतलब कि डिवाइड में है, नीचे है सी स्क्वायर, ऊपर आएगा तो सी -2 हो जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट के जस्ट उल्टा, एप्सिलॉन नॉट में क्या था यूनिट न्यूटन माइनस एन के पावर -1, एम के पावर -2 और सी के पावर 2। इसमें क्या हो जाएगा एन के पावर 1, एम के पावर 2, सी के पावर -2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, बिकॉज के इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो 4 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 5 में क्या है व्हेन एन इबोनाइट रॉड इज रब्ड विथ फर द चार्ज एक्वायर्ड बाय फर। ठीक है, जब भी इबोनाइट रॉड को हम फर के साथ रब करेंगे तो चार्ज जो है सो एक चार्ज एक्वायर किया जाएगा। व्हेन ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सॉरी हाँ, तो चार्ज एक्वायर्ड बाय फर। देखो जब भी एक इबोनाइट रॉड को आप रब के साथ फर करोगे तो चार्ज जो है सो फर पे क्या आएगा, तो चार्ज स्वाभाविक से बाद फर पे जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा बी, 5 का बी। हम गलती से 7 दोबारा में पढ़ने लगे थे। तो हाँ, अब आया क्वेश्चन 6, ए पॉजिटिव चार्ज बॉडी है। देखो पॉजिटिव चार्ज बॉडी के पास क्या होगा, प्रोटॉन तो होगा ही क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, मतलब कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, स्वाभाविक बात है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। 6 का ऑप्शन बी होगा, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्वेश्चन 7 आता है व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क। जब आप ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करोगे, ठीक है, तो बोथ ग्लास रॉड एंड सिल्क, तो दोनों ग्लास रॉड और सिल्क पे क्या 4 ऑप्शन दिया हुआ है। देखो यह डायरेक्ट एनसीईआरटी से हम जैसा कि पिछले वीडियो में हम बताए थे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में, जैसे हम बताए थे कि यार जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जैसे बैंक एसएससी रेलवे वगैरह, सॉरी बैंक नहीं एसएससी रेलवे एसजीएल सब वगैरह में फिजिक्स का बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है। जैसे कि वो यूनिट उठा के पूछ देगा, कोई वैल्यू पूछ देगा, न्यूमेरिकल वैल्यू, या एनसीईआरटी से कोई लाइन उठा के आई मीन पिकअप करके दे देगा। तो ये भी जो है सो एनसीईआरटी से इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जो मैं पहला चैप्टर था जो वीडियो बनाए थे 3 वीडियो में कवर किए थे, उसमें बताए भी थे। ये जो है सो एनसीईआरटी का इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड चैप्टर से लेके डाल दिया यहाँ पे। उसमें साफ साफ दिया हुआ है कि जब ग्लास रॉड को रब करेंगे सिल्क के साथ तो रॉड जो है सो रॉड पे एक टाइप का चार्ज आएगा और सिल्क पे जो है सो दूसरे प्रकार का चार्ज आएगा, दोनों पे अपोजिट चार्ज आएगा। तो यहाँ पे पूछ दिया तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, और दोनों पे जो है सो इक्वल चार्ज आएगा और अपोजिट चार्ज आएगा। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन बी ऐसा, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। तो 7 का जो है सो बी होगा आंसर, राइट आंसर। 8 है सुटेबल यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को मतलब कि एक्सप्रेस करने के लिए सुटेबल यूनिट हम बताए थे ना, बोले थे यूनिट से भी लेके पूछ देता है। यहाँ पे यूनिट पूछ दिया तो हम लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ का यूनिट। तो यहाँ पे क्या होगा, वोल्ट बाई सी, नहीं गलत है, सी नहीं, डी होगा आंसर, न्यूटन बाई सी, एन बाई सी, ये आंसर सही होगा। तो 8 का डी आंसर सही होगा। 9 का क्या होगा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल हैव ए चार्ज ऑफ 1 कूलम। 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, सॉरी एक कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे ये पहला ऑप्शन नहीं, पहला गलत है, दूसरा ऑप्शन डी हो जाएगा 1.6 × 10⁻19 1.6 × 10⁻19 जूलम, सॉरी जूल इक्वल होता है 1 वोल्ट के। ठीक है, दैट न्यूमेरिकल वैल्यू एक्सप्रेशन से पूछ दिए हुआ है। अब क्वेश्चन 11 देखिए, द वर्क डन इन मूविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखिए सरफेस कैसा, इक्विपोटेंशियल मतलब जहाँ पे पोटेंशियल सेम हो, तो वहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव चार्ज को मूव करा रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज को मूव कराने में कितना वर्क डन लगेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस, स्वाभाविक सी बात है 0 लगेगा। तो ऑप्शन डी 0 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, 2 चार्ज ऑफ 1 कूलम एंड 5 कूलम आर प्लेस्ड, डिस्टेंस दिया हुआ है एट कितना, नहीं सम डिस्टेंस, सीधे सम डिस्टेंस है, रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन देम। तो दोनों पे जो फोर्स एक्ट होगा इसका रेशियो बताना। देखिए हम लोग जानते हैं कि कूलम्स लॉ के थ्रू हम लोग पढ़े थे फोर्स का फार्मूला, फोर्स निकालने के लिए F = K × Q1 Q2/r²। तो यहाँ पे Q1 Q2 दिया हुआ है, 1 कूलम 5 कूलम, और सीधे कहा गया सम डिस्टेंस पे, मतलब कि तो R को बस R का वैल्यू नहीं दिया हुआ, तो R को स्मॉल r की तरह ही रख लेंगे। तो अगर हम चार्ज 1 के लिए फोर्स निकालें तो F1 हो जाएगा
KQ1Q2/r²। आर दोनों में सेम ही रहेगा। F2 5 कूलम के लिए फोर्स निकाले तो KQ1Q2/r²। और जब F1/F2 जब रेशियो निकाले दोनों फोर्स का क्या होगा, K × 5 × 1/r², तो r² कट जाएगा, K कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 5/5, तो 1/1, तो क्या रेशियो आ जाएगा F1:2, F2 = 1:1। ठीक है, बस हम किए क्या है, सेपरेट 1 कूलम के लिए और 5 कूलम के लिए, दोनों के लिए कूलम्स लॉ के थ्रू कूलम्स लॉ का फॉर्मूला लगा के फोर्स निकाल दिए और दोनों को जो है सो रेशियो निकाल दिए, दोनों फोर्स को बाई में कर दिए, डिवाइड कर दिए, रेशियो निकाल दिए, F1/F2 कर दिए। तो हमारा क्या आ गया रिजल्ट, 5/5 दोनों कटेगा तो क्या आएगा 1:1, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा 1:1, तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, कूलम्स लॉ का फॉर्मूला लगा और कुछ नहीं, तो हमारा ऑप्शन सी जो है सो सही होगा। तो गाइस अब आगे बढ़ते हैं, 12 क्वेश्चन कर लिए, अब फिर से अभी दूसरा 10 क्वेश्चन करेंगे। देखिए, द एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कंस्टिट्यूट द करेंट इज फ्रॉम। देखिए, इलेक्ट्रॉन का कैसा फ्लो होता है, किस फ्लो के कारण जो है सो करेंट जो है सो आता है। तो हम लोग जानते हैं निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव चार्ज की तो की ओर जाएगा। ठीक है, अपना अपोजिट चार्ज की ओर जाएगा तो मूव करेगा, तो निगेटिव से जब पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाएगा, जब जो है सो उसमें जो है सो उसी इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण जो है सो करंट पैदा होगा। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा, निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग द वायर इन ए सर्किट फ्रॉम ए स्ट्रेट थिक वायर टू ए लॉन्गर थिक कॉइल्ड वायर। कहा गया है कि सर्किट में अगर वायर का हम लोग पोजीशन चेंज कर दे, ठीक है, तो क्या प्रभाव पड़े, उसके कारण कोई प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर जो है सो मोटा सा वायर है, स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट मतलब लंबा सा मोटा सा वायर है, उसको जो है सो हम चेंज करके उसको कॉइल्ड कर दे मतलब गोल गोल कॉइल के शेप में कर दे उसको, तो क्या उससे प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, उससे हमको पता है कि उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो उससे देख लेते हैं कौन ऑप्शन सही रहेगा। पहला ऑप्शन है द बल्ब बिकम डीमर, नहीं होगा। द बल्ब बिकम ब्राइटर, नहीं, भी नहीं होगा। पहला ऑप्शन है कि बल्ब जो है सो थोड़ा कम मतलब कि उजाले के साथ जलेगा, डिम हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है बल्ब ब्राइट करेगा, ज़्यादा उजाले के साथ जलेगा, ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है द बल्ब स्टे एट द सेम लेवल ऑफ ब्राइटनेस, हाँ ये सही है, बल्ब का ब्राइटनेस जो है सेम लेवल पे रहेगा। भले हम लोग स्ट्रेट थिक वायर को अगर कॉइल भी कर दिए तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा सर्किट पे। बल्ब जो है जितना पहले जैसे जिस लेवल पे जल रहा था उसी लेवल पे अभी भी जलेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन 3 क्या है, मैच द फॉलोइंग विथ करेक्ट रिस्पॉन्स। लिस्ट 1 लिस्ट 2 दे दिया और दोनों का जो है 4 मिला के 4 ऑप्शन दे दिया, आपको पता करना है कौन सा सही है। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि बेस कंडक्टर होता है सिल्वर, तो 1 का बी होना चाहिए, तो 1 का बी किस में है, सी ऑप्शन में। तो यहीं से पता चल गया कि ऑप्शन सी सही होगा, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम लोग चारों देख लेंगे, चारों मिला के देखेंगे। तो दूसरा क्या है, स्टैंडर्ड रेसिस्टर। तो स्टैंडर्ड रेसिस्टर कौन होता है, डी कॉन्स्टेंटिन, तो डी और कहाँ है दिया हुआ है, 2 का डी, 2 का सी में 2 का डी दिया हुआ है, तो इससे फिर पता चल गया 2 सही होगा। उसी प्रकार सेमीकंडक्टर सिलिकॉन को सेमीकंडक्टर कहते हैं, ये सब रटने वाला चीज़ है, ये सब काफ़ी याद है। ठीक है, तो 3 का ए किस में, सी में, तो सी ऑप्शन सही होगा। वैसे जब तीनों सही है तो 4 भी उसी का सही होगा। इंसुलेटर इबोनाइट, हाँ इबोनाइट इंसुलेटर होता है, तो ऑप्शन सी सही होगा। 1 का बी, 2 का डी, 3 का है, 4 का सी, ऑप्शन सी जो है सो सही ऑप्शन होगा। अब क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन 4 में 2 स्टेटमेंट दे दिया है, स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट बी। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है कि रेसिस्टिविटी इंक्रीज विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर इन इंसुलेटर। दूसरा है रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीज इन टेम्परेचर। पहला का मतलब है कि रेसिस्टिविटी जो है सो इंसुलेटर का जो है सो इंक्रीज करेगा टेम्परेचर घटाने पर। दूसरा का कहने का मतलब है कि रेसिस्टिविटी कंडक्टर का इंक्रीज करेगा टेम्परेचर इंक्रीज करने पर। देखिए, रेसिस्टिविटी जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने पढ़े थे कि रेसिस्टिविटी जो है सो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, रेसिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, अभी डायरेक्टली डिपेंड करता है। मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग जो है सो कंडक्टर का जो है सो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसका रेसिस्टिविटी भी इंक्रीज करेगा। तो इस अनुसार स्टेटमेंट बी सही हो जाएगा। और जो है सो कौन सा ऑप्शन में स्टेटमेंट बी सही दिया हुआ है, हाँ ऑप्शन डी, स्टेटमेंट बी इज ट्रू। हाँ, लेकिन ऑप्शन ए बी में भी दिया हुआ है इस बी ट्रू, तो हम लोग को स्टेटमेंट ए भी देखना होगा। तो स्टेटमेंट ए हालांकि हमको पता है फॉल्स है, क्योंकि रेसिस्टिविटी जो है सो इंक्रीज नहीं करता है टेम्परेचर घटाने पे इंसुलेटर में, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो स्टेटमेंट ए गलत है। तो ऐसा कौन ऑप्शन है जिसमें स्टेटमेंट ए गलत है और बी सही है, तो ए बी सी डी, हाँ डी है, डी में ऐसा दिया हुआ है स्टेटमेंट ए इज़ ट्रू, सॉरी स्टेटमेंट ए इज फॉल्ट एंड बी इज ट्रू। तो क्वेश्चन 8 का ऑप्शन डी जो है सो
सही हो जाएगा। क्वेश्चन 4 का। अब हमारा आता है क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में क्या है, मैंगनीज इज एन एलॉय ऑफ, हाँ ये भी रटने का है। मैंगनीज जो है सो किसका एलॉय है, तो हम लोग को पता है मैंगनीज जो है सो कॉपर, मैंगनीज और निकल का एलॉय है, प्लेटिनम का नहीं है। तो जिसमें ऑप्शन ए, बी और सी होगा, तो ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी में है ए, बी एंड सी, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। मैंगनीज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर, मैंगनीज एंड निकल, ठीक है, तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन 6 आ गया। Nichrome and copper wire of the same length and same radius are connected in series. Current I is passed through them. Which of the to get heated? देखो कहा है कि नाइक्रोम और कॉपर वायर दोनों दो वायर दे दिया, नाइक्रोम और कॉपर दोनों का सेम लेंथ है और सेम रेडियस है, ठीक है। दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया है और उससे सेम अमाउंट ऑफ करंट पास किया गया है, आई करंट पास किया गया है उस सीरीज में, ठीक है। तो कहा गया कि कौन सा वायर पहले जो है सो हीट करेगा। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग जानते हैं कि नाइक्रोम का जो है सो रेसिस्टिविटी ज़्यादा होता है कॉपर से, और ये भी जानते हैं कि नाइक्रोम जो है सो गुड कंडक्टर ऑफ करंट होता है और लेस रेसिस्टेंस होता है। तो स्वाभाविक सी बात है उससे ज़्यादा करंट पास होगा, तो उससे स्वाभाविक सी बात है तो वो जो है तो ज़्यादा हीटेड होगा। तो हमारा नाइक्रोम वायर ज़्यादा हीट होगा और कॉपर वायर के तुलना में। तो कौन सा सही हो जाएगा, कौन सा वायर गेट हीटेड फर्स्ट, कौन सा वायर पहले हीट होगा। तो पहले हीट कौन होगा, नाइक्रोम वायर पहले हीट होगा और उसका रेसिस्टिविटी जो है सो ज़्यादा आता है कॉपर से, गुड कंडक्टर ऑफ करंट भी है और लेस रेसिस्टेंस भी है। तो पहले हीट नाइक्रोम वायर होगा और देरी से हीट होगा कॉपर वायर। तो ऑप्शन जो है बी सही होगा। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन बी सही होगा। अगला है क्वेश्चन 7। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस में हम लोग पढ़े हुए हैं, तो उसका ऐसा यूनिट भी हम लोग पढ़े हैं। ऐसा यूनिट क्या होता है, उसका साइमेन होता है। तो ऑप्शन सी साइमेन जो है सो सही हो जाएगा। कंडक्टेंस का यूनिट साइमेन। 8वां है क्वेश्चन 8 है, मैच द फॉलोइंग विथ करेक्ट रिस्पॉन्स। वही मैच करना है, दो लिस्ट दे दिया है और 1 और 2 दोनों में मैच करना है। तो बल्ब फिलामेंट देखिए बल्ब फिलामेंट किससे बना होता है, टंगस्टन से। तो टंगस्टन एक पहला का डी होना चाहिए। दूसरा क्या है, हीट एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन, हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन। इलेक्ट्रिक आयरन का हीटिंग एलिमेंट क्या होता है, नाइक्रोम होता है, हम लोग को पता है। तो दूसरा का ए होना चाहिए। तीसरा क्या होगा, सुपर कंडक्टर किसको कहा जाता है, सुपर कंडक्टर कौन होता है, जिसमें जीरो रेसिस्टिविटी होता है। तो तीसरा का सी होगा। और चौथा EMF इज ए पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें 1 का डी हो, 2 का जो है सो ए हो, 3 का सी हो और 4 का बी हो। तो ऐसा कौन ऑप्शन है, ऐसा सी ऑप्शन है। तो सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। अब क्वेश्चन 9 है, व्हाट शुड बी प्रेजेंट इन ए सब्सटेंस टू मेक इट ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। किसी भी सब्सटेंस में आप ऐसा क्या मिला दोगे कि वह जो है सो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर हो जाएगा। तो हम लोग को पता है फ्री इलेक्ट्रॉन, हम लोग को पता है किसी में कंडक्टर में जो है सो इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन होता है, पैदा होता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी का प्रभाव होता है। तो अगर हम लोग किसी सब्सटेंस में फ्री इलेक्ट्रॉन मिला देंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो मूव करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कि सब्सटेंस में को जो है सो कंडक्टर बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर बनाने के लिए उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे ताकि उसके मूवमेंट से उसमें फ्री इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस हो। तो ऑप्शन बी सही होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन वाला ऑप्शन बी सही होगा। हमें 10वां ऑप्शन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा जो है सो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। तो सिल्वर भी है, कॉपर भी, एल्युमिनियम है, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा क्योंकि तीनों जो है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम तीनों। तो 10 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 11 है, 2 वायर ऑफ रेसिस्टेंस 500 नैनो कंटेंट सीरीज एंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। देखो 2 वायर दे दिया, दोनों का रेसिस्टेंस दे दिया, दोनों को सीरीज में जो है सो कनेक्ट कर दिया। देखो यहाँ तो क्वेश्चन ऐसे दे सकता है, नहीं तो फिगर के थ्रू दे देगा, फिगर बना देगा। 2 रेसिस्टेंस का दोनों को पैरेलल में जोड़ देगा, एक बैटरी लगा देगा और कहेगा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए। तो कुछ भी कर सकते हैं, तो वर्ड में दे सकता है, नहीं तो फिगर में दे सकता है। तो हम लोग को निकालना क्या, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पैरेलल में सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो हम लोग पढ़ चुके थे जब हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाले थे सीरीज और पैरेलल दोनों का, हम लोग अपने चैप्टर में। तो हम लोग पढ़ चुके थे फार्मूला क्या होता है सीरीज का, क्या होता है R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 + R2, जितना हो रही है सबको जोड़ दो डायरेक्ट। तो डायरेक्ट जोड़ देंगे तो R इक्विवेलेंट निकल जाएगा 5 + 9 कितना 14। तो ऑप्शन सी जो है सो राइट आंसर हो जाएगा 11 का, ऑप्शन सी। और क्वेश्चन 12 में क्या किया, वायर है जिसका 2 ओम 4 ओम रेसिस्टेंस है,
दोनों को जो है सो कनेक्ट कर दिया गया पैरेलल में। तो यहाँ पे पैरेलल में तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो पैरेलल का फार्मूला लगा देंगे। पैरेलल का फार्मूला क्या होता है हम लोग पढ़ चुके हैं, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस डॉट डॉट जितना भी हो। तो यहाँ पर अगर 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 तीनों वायर का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, आ जाएगा जब टोटल करेंगे तो 1/r इक्विवेलेंट आएगा 11/12। जब इसको r इक्विवेलेंट निकालेंगे उसको उल्टा करेंगे तो आ जाएगा 12/11 ओम। तो हमारा आंसर हो जाएगा 12/11। बस इसमें जो है सो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगा देना है, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 और अंत में इसको पलटा देना है तो r इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारा 12/11 ओम करके आप देख सकते हो। तो क्वेश्चन 12 का आंसर ए हो जाएगा, 12 का ऑप्शन ए। इसको भी जो है फिगर में भी दे सकता है या फिर वर्ड में भी दे सकता है। फिगर में दे देगा कि पैरेलल में कनेक्ट कर देगा तीनों का रेसिस्टेंस दे देगा, एक बैटरी लगा देगा, आपको देगा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए, ठीक है। तो अब पहले भी हम लोग 12 क्वेश्चन किए, फिर हम लोग अभी 12 क्वेश्चन किया, हम लोग अभी आगे 10 क्वेश्चन और करेंगे, टोटल 32 क्वेश्चन करेंगे हम लोग अभी, ठीक है। वेट करिए। हाँ, तो अब हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 1, हम लोग पहले भी 12 का 2 सेट क्वेश्चन का कर चुके हैं, तीसरा सेट है 10 क्वेश्चन का, तीनों सेट करेंगे यहाँ पे आज हम लोग। इसमें क्या है क्वेश्चन 1, इलेक्ट्रिक करंट इन ए मेटल वायर इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ। देखो मेटल वायर में इलेक्ट्रिक करंट जो है सो आता है किसके फ्लो के कारण। स्वाभाविक सी बात है, हम लोग फर्स्ट क्लास में पढ़े थे मतलब इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण, क्योंकि प्रोटॉन फ्लो करता नहीं है, मूवमेंट करता नहीं है, सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करता है, जिसके कारण जो है सो करंट इंड्यूस होता है किसी कंडक्टर में या वायर में। तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण सो इलेक्ट्रिक करंट मेटल वायर में होता है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 1 का ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 2 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा, 4 ऑप्शन दिया उसमें पूछा है कौन जो है सो हीट का गुड कंडक्टर है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है। तो हम लोग जानते हैं माइका ही ऐसा है सब्सटेंस जो कि हीट का गुड कंडक्टर है और इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और तीसरा है हमारा लाइटनिंग इज काउ टू। लाइटनिंग क्यों होता है, बरसात के टाइम में जो लाइटनिंग होता है वो क्यों होता है। तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के कारण लाइटनिंग होता है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लाइटनिंग हैपेंस। तो यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी हो जाएगा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। चौथा है मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस। मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, तो हम लोग जानते हैं, हालांकि ये मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है, इस पर हम डाल दिए दोनों में, बिकॉज इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज भी है मैग्नेटिज्म भी है, तो सोचिए इसी में डाल देते हैं। तो इसको डिटेल में हम मैग्नेटिक चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसको समझाएंगे। मैं तो हालांकि बता देते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज के मूवमेंट के कारण जो है सो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस है मैग्नेटिक फील्ड। तो 4 का ऑप्शन ए होगा। अब 5 है टंजस्टन इन यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। बिकॉज टंजस्टन का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए। क्यों, क्योंकि इसके पास बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। हम लोग को पता है टंजस्टन के पास मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे ये मेल्ट करता है, बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसीलिए हम लोग जो है सो बल्ब के फिलामेंट बनाने में टंजस्टन का यूज करते हैं। तो ऑप्शन डी सही होगा, इट हैज़ ए वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्वेश्चन 6 है द नेचर ऑफ फ्यूज वायर। फ्यूज वायर का नेचर कैसा होता है, तो जानते हैं फ्यूज वायर के पास रेसिस्टेंस हाई होता है, हम पहले अपने वीडियो में बता भी चुके हैं, और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। फ्यूज वायर के पास हाई रेसिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। और फ्यूज वायर जो है सो हम लोग को जब ज़्यादा वोल्टेज फ्लक्चुएट करता है तो या फिर ज़्यादा बढ़ जाता है अचानक, तो शॉक होने से जलने से हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को जलने से बचाता है, इसी प्रॉपर्टी का ड्यू टू हाई रेसिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। तो 6 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हाई रेसिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट द नेचर ऑफ फ्यूज वायर। अगला है मेटल टी पोर्ट्स हैव वुडन हैंडल। मेटल टी पोर्ट्स में हैंडल वुडन होता है, बिकॉज क्योंकि हम लोग जानते हैं वुड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो अगर वुडन हैंडल होगा तो हम लोग उसको पकड़ेंगे भी तो जो है सो हम लोग को इलेक्ट्रिक करंट नहीं मतलब कि हम लोग को हीट नहीं आएगा, लगेगा गर्म नहीं लगेगा। जब हम लोग उसको पकड़ेंगे तो करंट उससे पास नहीं करेगा। तो वुड जो है सो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, जो है सो हीट उसमें नहीं फ्लो करेगा, जिसके कारण हम लोग जब पकड़ेंगे तो हम लोग को गर्म नहीं लगेगा। तो इसलिए हम लोग मेटल टी पोर्ट्स में वुडन हैंडल का यूज करते हैं, बिकॉज वुड जो है सो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, वुड के थ्रू हीट जो है सो पास नहीं कर पाता आसानी से। तो 7 का ही आंसर हो जाएगा। अब 8 है फुल फॉर्म ऑफ CFL। CFL का फुल फॉर्म क्या होता है, जो हम लोग जानते हैं CFL का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प कौन है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन ए सही होगा, CFL का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। क्वेश्चन 9 क्या है, व्हेन द मेन स्विच ऑफ द हाउस इज पुट ऑफ इट डिस्कनेक्ट द। जब भी हम लोग हाउस का मेन स्विच को जो है सो ऑफ करेंगे तो क्या चीज़ को डिस्कनेक्ट कर देगा, वह लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर दोनों को डिस्कनेक्ट कर देगा।
जब भी हम मेन स्विच जो है सो हॉट का ऑफ करेंगे तो जो है सो हमारा लाइव वायर और जो न्यूट्रल वायर होता है दोनों को डिस्कनेक्ट कर देगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर कौन सा है? दिया हुआ है रबर, प्योर वाटर, साल्ट वाटर, बेंजीन। हाँ देखिए होगा साल्ट वाटर। देखिए रबर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है, ना कि प्योर वाटर भी नहीं है, बेंजीन भी नहीं है, तो बच गया कौन? साल्ट वाटर। साल्ट वाटर जो है सब इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता भी है एक्चुअली में। तो 10 का ऑप्शन सी सही होगा। तो देखिए हम लोग 3 सेट किए क्वेश्चन का, तीनों जो है सो स्टैटिक इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक करंट दोनों का क्वेश्चन मतलब मिक्सअप क्वेश्चन बैंक था। ठीक है, 32 क्वेश्चन हम लोग अभी टोटल किए हैं। तो सॉरी 34 क्वेश्चन किए हैं, 34, 2 सेट 12 क्वेश्चन का, एक सेट लास्ट सेट 10 क्वेश्चन का। तो आप लोग देखे होंगे टोटल जितना भी क्वेश्चन देखे होंगे 3400 देखे होंगे। या तो बहुत इजी लेवल का, बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, मतलब कि हम जितना आपको पढ़ाए हैं वीडियो में दोनों चैप्टर में उससे भी उतना का भी काम नहीं पड़ा है। बस ये उसका डेफिनेशन का काम पड़ा है और उसका यूनिट का काम पड़ा है और उसका फार्मूला का काम पड़ा है। फार्मूला बेस है सब कुछ। और नहीं तो NCERT का कोई लाइन डाल दिया, कुछ वैसा कुछ हार्ड, कुछ वैसा दिमाग लगाने वाला कुछ खास वैसा नहीं देता है। ठीक है, बहुत बेसिक नॉर्मल 11-12 से जो है ना सब बहुत बेसिक बहुत नॉर्मल है ना, जिसको आप बहुत इजी कर सकते हो वैसा क्वेश्चन उठा के डालता है। तो हम आप लोग को जो है ना, मैं आप लोग को मोर देन इनफ मटेरियल प्रोवाइड करता हूँ, पर्याप्त से भी ज़्यादा। ठीक है, उतना नहीं भी देंगे, कम देंगे तब भी काम चलेंगे, फिर भी हम मोर देन इनफ खुद सामने से ही दे देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, तो फॉर द कंपटीशन फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम व्यू, बार बार कह रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम व्यू से के व्यू से हम मोर देन इनफ मटेरियल आप लोग को चैप्टर में प्रोवाइड करते हैं हर चैप्टर में। ठीक है, दोनों चैप्टर में अभी किए भी है, जैसा कि आप क्वेश्चन बैंक में देखे भी होंगे कि कितना बेसिक और ईजी क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो ज़्यादा उतना हार्ड रहता नहीं है। फॉर एज ए व्यू ऑफ जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हम मोर देन इनफ देते हैं। ठीक है, नोट एज ए व्यू ऑफ क्लास 12 के व्यू से जो है सो बहुत कम है। क्लास 12 के व्यू से CBSE क्लास 12 के व्यू से डालने के लिए, हालांकि जनरल और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के व्यू से बनाया गया हमारा चैनल है, तो इसीलिए हम उसी अनुसार मटेरियल आपको देते भी हैं और पढ़ाते भी हैं, समझाते भी हैं। नहीं तो 12 के अनुसार बताने के लिए आप लोग को जो है सो थ्योरम बताना होगा, बता देंगे, फिर से जो है सो प्रूफ बताना होगा। ठीक है, तो वो सब करना होगा, लेकिन वो सब बिल्कुल काम नहीं आता है जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। बहुत बेसिक क्वेश्चन सब काम आता है, इसलिए वो सब हम नहीं बता रहे। ठीक है, मोर देन इनफ खुद से ही दे रहे हैं, लेकिन वो सब इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो बस बने रहिए इस चैनल के साथ, लर्निंग मंत्रा के साथ, और मेरे साथ फिजिक्स का जितना भी आ सकता है उससे हम ज़्यादा ही दे देंगे, लेकिन कम नहीं दे देंगे। ठीक है, जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितना भी आ सकता है, तो बहुत नॉर्मल लेवल क्वेश्चन आता है। तो बस बने रहिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आगे भी हम जो है सो ऐसे ही फिजिक्स का चैप्टर सब लाते रहेंगे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आएंगे और क्वेश्चन के साथ लाएंगे, क्वेश्चन वगैरह के साथ बताएंगे। तो बस बने रहिए। ठीक है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।